नमस्कार छात्रों, पिछले लेक्चर तक हम प्रयोजनमूलक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 10 के अंतर्गत पहली इकाई के बारे में चर्चा कर रहे थे और मुझे लगता है कि हमारे पहली इकाई के अंतर्गत का पहला मुद्दा हमारा चल रहा था और उसकी लगभग सभी बातें हमारी समाप्त हो चुकी है। प्रयोजनमूलक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 10 के अंतर्गत पहली इकाई का पहला मुद्दा था कि प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थ, परिभाषा और स्वरूपगत विशेषताएं। तो ये तीनों मुद्दे जो है एक साथ हमने एक एक करके देख लिए हैं और मुझे लगता है कि आपको प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में इन मुद्दों के सहारे जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। इस इकाई में और भी 4 मुद्दे दिए हैं, उनको भी हमें देखना है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी इस पहली इकाई के अंतर्गत दूसरा मुद्दा हम आज देखने वाले हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी के व्यवहारिक क्षेत्र, अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी कौन कौन से क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो ये व्यवहारिक क्षेत्र कौन कौन से हैं और वहाँ पे हिंदी किस प्रकार अपनाई गई है, उसका काम किस प्रकार चलता है, ये थोड़ी सी बातें जो है हम इस मुद्दे के भीतर देखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र जो है हमारे आसपास है, हमारे इर्द गिर्द है और हम उन सभी क्षेत्रों में हमारे दैनंदिन कामकाज करते हैं। तो लगभग वही क्षेत्र जो है प्रयोजनमूलक हिंदी के भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा, तो उसको थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा। तो मुद्दा है प्रयोजनमूलक हिंदी के व्यवहारिक क्षेत्र, इसको कार्य क्षेत्र भी कहा जाता है। परीक्षा में अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा गया कि प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ बताकर उसके कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए, तो मैं जो अभी ये बताने वाला हूँ या ये जो पढ़ाने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे मुद्दे के आधार पर लिख सकते हैं। हम उस कार्य क्षेत्र का नाम पहले लिखेंगे और उस कार्य क्षेत्र में किस प्रकार हिंदी काम कर रही है उसका स्पष्टीकरण उसके उत्तर में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा ज़्यादा कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो मैं ये मुद्दा जो है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक पे कि ये मुद्दा कौन सा है। उस मुद्दे का नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी के व्यवहारिक क्षेत्र। प्रयोजनमूलक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 10 पहली इकाई के अंतर्गत दूसरा उपमुद्दा ये दिया गया है पाठ्यक्रम में, तो उसका स्पष्टीकरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मुद्दे का नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी के व्यवहारिक क्षेत्र। तो उसके बारे में बहुत सारी किताबों में बहुत सारी बातें दी है, लेकिन हमें ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए इसको संक्षेप में देखना है, ताकि आज ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे प्रयोजनमूलक हिंदी काम नहीं कर रही है। तो बहुत सारे लेखकों ने, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने यहाँ पे उसको एक पूंजी के तौर पर हमारे सामने रखने की कोशिश की है। तो मैं उसके सहारे ही आपको ये बात जो है स्पष्ट करने वाला हूँ। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध कार्य क्षेत्र जो है या व्यवहारिक क्षेत्र जो है वो निम्नता है, देखिएगा। उसके बारे में लिखा गया है, वर्तमान युग में हिंदी भाषा ने हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने में समाहित कर लिया है। मतलब वर्तमान समय ही ऐसा है कि जीवन के जितने भी सारे क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में आज हिंदी जो है समाहित हो चुकी है या हिंदी उसमें समा गई है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र है? उसमें है प्रशासन, वाणिज्य, सूचना विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विधि, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सेना, जनसंचार, विज्ञापन और वित्त आदि विभिन्न क्षेत्र प्रयोजनमूलक हिंदी के कार्य क्षेत्र हम मान सकते हैं, या इसमें हम प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो नाम गिनाए हैं उसका हमारे जीवन से या उसके जितने भी काम हम करते हैं, तो उस क्षेत्र में जाने के बाद हमें किस प्रकार उस भाषा के रूप को हम उसको अपनाते हैं, उसके आधार पर उसका प्रयोग जो है वहाँ पे तय हो जाता है। तो यहाँ पे प्रशासन, आप जानते हैं कि प्रत्येक कार्यालय में कोई तो एक भाषा होती है, उसके सहारे वो कामकाज चलता है। तो प्रशासन की जो हिंदी है वो भी प्रयोजनमूलक हिंदी है। वाणिज्य क्षेत्र, उसको व्यापार का क्षेत्र कहते हैं। व्यापार में बहुत सारे ऐसे प्रकार आ जाते हैं कि जहाँ पे मान लीजिएगा बहुत सारा आयात निर्यात का क्षेत्र है, बैंकिंग के क्षेत्र है, शेयर बाजार का क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र है। अर्थात इन सभी क्षेत्रों में जो भाषा का जो रूप है वो वाणिज्य क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पे प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप दिखाई देता है। तो मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने नाम अभी गिनाए थे
तो उनको थोड़ा सा स्पष्टीकरण के रूप में आपके सामने रखता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो पहला जो है वाणिज्य और व्यापार, इस क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी किस प्रकार काम करती है, उसका रूप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं आपके सामने रखूंगा। देखिएगा, वाणिज्य व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार तो आता ही है, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, हम जो ट्रैवलिंग करते हैं उसके दौरान जो भी भाषा हम इस्तेमाल करते हैं या जिस भाषा का प्रयोग करते हैं परिवहन के अंतर्गत आ जाता है, या पर्यटन उसको कह सकते हैं। शेयर बाजार, शेयर मार्केट आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर भी बहुत सारा कामकाज जो है हिंदी के माध्यम से चलता है। बीमा कंपनियाँ होती है, बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियाँ हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर भी वहाँ पे प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप जो है अपनाया गया है। बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में तो आप जानते ही हैं कि कोई ना कोई एक भाषा वहाँ पे अपनाई गई है और उसके माध्यम से वहाँ पे बैंक से संबंधित कामकाज जो है किया जाता है। साथ ही साथ आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से हमारे राज्य में, तो ये जो आयात निर्यात की प्रक्रिया में भी एक भाषा जो है वहाँ पे अपनाई जाती है, उसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार वाणिज्य क्षेत्र के अंतर्गत या व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय, परिवहन, शेयर बाजार, बीमा कंपनियां, शेयर बैंकिंग, आयात निर्यात आदि विभिन्न क्षेत्रों का समावेश होता है। और उन क्षेत्रों में जो प्रयोजन मूलक या जो भाषा अपनाई गई है उसको हम प्रयोजन मूलक कह सकते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ देखिएगा, मतलब इसके पहले क्या स्थिति थी। स्वतंत्रता के बाद इन सभी क्षेत्रों का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली वैसे वैसे हमारे देश का विकास होने लगा, हमारे कार्यक्षेत्र बढ़ने लगे, हमारी व्यापकता बढ़ने लगी। इसलिए हुआ ये कि एक राज्य की वस्तुएं दूसरे राज्य में जाने लगी। आज तो ये हो रहा है कि एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में जा रही है। तो ये जो तरीका जो है व्यापार का, इसके माध्यम से भी वहाँ पे भाषा का दायरा जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे ये बात आ गई है, स्वतंत्रता के बाद इन सभी क्षेत्रों का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता गया और ग्राहकों के साथ संपर्क अधिक घनिष्ठ होता जा रहा है। मतलब देखिएगा कि जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे उन क्षेत्रों के ग्राहक जो है इस व्यापारिक क्षेत्र के साथ जुड़ते गए और उनको जुड़ने के लिए एक साधन के रूप में वहाँ पे भाषा काम में लाई गई। और ये जो घनिष्ठता है व्यापारी और ग्राहक के बीच की, वहाँ पे भाषा के माध्यम से ही वो बन गई है। मुझे लगता है कि ये प्रयोजन मूलक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप है जो हमें आज़ादी के बाद जो है विकसित होता हुआ दिखाई देता है। अतः इन क्षेत्रों में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे प्रयोजन मूलक हिंदी का भी वहाँ पे प्रयोग बढ़ने लगा है या बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट शब्दावली एवं वाक्य रचना होती है। अब ये वाक्य आपको थोड़ा सा समझना होगा कि व्यापार के क्षेत्र की हिंदी थोड़ी सी अलग है, साहित्यिक हिंदी थोड़ी सी अलग है, बैंक की हिंदी थोड़ी सी अलग है। अर्थात उस क्षेत्र में जो भाषा जिस प्रकार से अपनाई गई है उसके आधार पर उसका रूप जो है वहाँ पे बन जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे समाचार सुने होंगे या अखबारों में भी आप पढ़ चुके होंगे कि मान लीजिएगा कि सोने का मार्केट होता है, चांदी का मार्केट होता है, तो वहाँ पे कभी कभार हर दिन वहाँ पे आप देखते होंगे कि कभी सोने के भाव जो है या रेट्स जो है बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो समाचार लिखने या भाषा का प्रयोग करने की जो पद्धति है, सोना तेजी पर है या चांदी लुढ़की है, ये जो कुछ शब्द प्रयोग है ये मान लीजिएगा कि एक प्रकार से ये व्यावसायिक या व्यापारिक क्षेत्र की हिंदी का रूप है। तो ये मुझे लगता है कि व्यापारी जगत की अपनी एक विशिष्ट शब्दावली है। या फिर शेयर मार्केट के बारे में भी आपने सुना होगा कि निर्देशांक जो है, निर्देशांक के बारे में भी आपने कभी कभार सुना होगा कि निर्देशांक आज तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर चला गया है या निचले पायदान पर चला गया है। ये शेयर मार्केट की जो शब्दावली है, तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा व्यापारी क्षेत्र के रूप में या व्यापार के रूप में यहाँ पे उसकी अपनी अलग शब्दावली है, उसकी अपनी अलग वाक्य रचना है और उसके हिसाब से ही वहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है। ये शब्दावली एवं वाक्य रचना साहित्यिक हिंदी की अपेक्षा काफ़ी भिन्न होती है। अर्थात स्वाभाविक भी है कि बोलचाल की जो भाषा है वही लगभग व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित वहाँ पे आ जाती है। सब्जी मंडी की भाषा
या सब्जी मंडी में अगर आप कभी गए होंगे तो उन लोगों की जो भाषा है वो भी थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ की शब्दावली अलग है, वाक्य रचना अलग है। तो साहित्यिक हिंदी और ये जो व्यापारी क्षेत्र की हिंदी जो है उसमें निश्चित ही अंतर आ जाता है। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप जो है वहाँ पे हम व्यापारी हिंदी के या वाणिज्यिक क्षेत्र की हिंदी के रूप में हम उसको देख सकते हैं और उसको ही हम प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप हम वहाँ पे समझ सकते हैं। अगला जो क्षेत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी का वह है विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। अर्थात देखिएगा हम जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं और विकास का एक पायदान जो है हमारे सामने या हमारे साथ वही आ रहा है जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। आज हमारे समाज का जितना भी विकास हुआ है वो मुझे लगता है कि विज्ञान के बलबूते पर हुआ है, प्रौद्योगिकी के बलबूते पर हुआ है और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर हुआ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सूचना जगत में, विज्ञान के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वहाँ पर भी आज प्रयोजन मूलक हिंदी जो है किस प्रकार काम कर रही है, उसका दायरा वहाँ पर भी किस प्रकार बढ़ रहा है, इसकी जानकारी जो है इस मध्य के भीतर हम देखेंगे। और वहाँ पे किस प्रकार ये काम करती है ये भी थोड़ी सी बातें वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हुआ क्या, विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से राष्ट्रपति जी के आदेश से सन 1961 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। मतलब क्या है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने सन 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया और उसके माध्यम से उनका यही उद्देश्य था कि सूचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी वहाँ पे हिंदी का प्रयोग जो है बढ़ जाए। तो इसके माध्यम से एक आयोग गठित किया गया, उसको नाम दिया गया वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसकी स्थापना सन 1961 में हो गई है और ये राष्ट्रपति जी के आदेश के अनुसार वहाँ पे हो गई है। और ये आयोग क्या काम करेगा इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इस आयोग ने विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के निर्माण का दायित्व संभालते हुए कुछ ही वर्षों में ये प्रमाणित कर दिखाया कि हिंदी भाषा न केवल साहित्य और प्रशासन की भाषा है अपितु वैज्ञानिक और तकनीकी विषय वस्तु को सुगठित रूप में प्रयुक्त करने का एक सशक्त साधन भी है। अर्थात देखिएगा यहाँ पे हुआ ये कि जब ये आयोग गठित किया गया और इस आयोग का गठित करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य भी वहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पे हुआ ये कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के निर्माण का दायित्व जो है इस आयोग के ऊपर दिया गया था और इस आयोग के माध्यम से ये भी वहाँ पे सिद्ध हो गया, कुछ ही सालों पश्चात ये सामने आ गया कि हिंदी न सिर्फ साहित्यिक हिंदी है और न ही सिर्फ प्रशासन की हिंदी है, हिंदी विज्ञान की भी है, हिंदी टेक्नोलॉजी की भी है और उसके तकनीकी रूप को, उसके तकनीकी विषय वस्तु को सुगठित रूप में प्रयुक्त करने का सशक्त साधन हिंदी या क्षमता जो है हिंदी में है। इसके बलबूते पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान की शब्द संपदा या शब्दावली तैयार करने की क्षमता, टेक्नोलॉजी की जितनी भी शब्दावली है उसको ग्रहण करने की क्षमता हमारी हिंदी में है, प्रयोजन मूलक हिंदी में है। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी शब्दावली आ जाती है उसको हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में हम जानते हैं। तो आज हम देखते हैं कि पूरा कंप्यूटर जो है विज्ञान के या हिंदी भाषा के माध्यम से चलाया जा रहा है, इंटरनेट हिंदी के माध्यम से चलाया जा रहा है। आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी काम में नहीं लाई जा रही है? तो मुझे लगता है कि विज्ञान का क्षेत्र, जिसको हम मान रहे थे कि अंग्रेजी भाषा के बलबूते पर चलता है, लेकिन ऐसा आज नहीं रहा है। आज ये हुआ है कि हिंदी के माध्यम से भी वहाँ पे कामकाज चल रहा है और ये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जो है इस रूप में वहाँ पे अपनी भूमिका अत्यंत कटिबद्धता के साथ वहाँ पे निभा रहा है। हिंदी भाषा में आज विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, विधि, अंतरिक्ष, दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अनेक ग्रंथों का निर्माण हो चुका है। मतलब
जो टेक्नोलॉजी की भाषा थी जो अंग्रेजी से प्रभावित थी। तो एक ज़माना ऐसा था कि टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी अगर किताब पढ़नी है तो हमें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं रही है। आज विज्ञान से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, गणित से संबंधित बहुत सारी किताबें जो है आज हिंदी में उपलब्ध हो जाती है। अर्थात सामान्य से सामान्य आदमी भी आप आज जो है टेक्नोलॉजी की भाषा जो है हिंदी के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहा है, जानता है और जान रहा है। और इसलिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी कहीं पर पिछड़ी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वर्तमान समय में आज वो अंग्रेजी के बराबर काम कर रही है। इसलिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यहाँ पे प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप जो है दिन ब दिन विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नए नए आविष्कार बनते जाएंगे, मुझे लगता है हिंदी के अनेक रूप जो है या हिंदी का जो प्रयोग का जो दायरा है और अधिक बढ़ने वाला है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही है। कोई भी भारत अगर हमारा हिंदुस्तान अगर कोई क्षेपणास्त्र तैयार करता है या कोई यान तैयार करता है तो सामान्य आदमी को पता होना चाहिए कि ये यान या अंतरिक्ष में जाने के बाद ये क्या काम करने वाला है। तो ये पूरा ब्यौरा जो है हिंदी के माध्यम से वहाँ पे जन सामान्य तक पहुँचाने का काम जो है हिंदी वहाँ पे कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी काम कर रही है, उसी क्षमता के साथ विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में भी हिंदी आज कार्यरत है। और इसको ही हम क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रयोजनमूलक हिंदी। तो इसके आधार पर हम समझ चुके होंगे कि मैंने 2 क्षेत्र अब तक आपको बताए हैं। बाकी के क्षेत्र जो है मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।